हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जा कर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले अपने जो आपका ये प्रैक्टिस सेट है इसकी क्लास को डेली अटेंड कीजिए। उसके बाद जो आपकी पीडीएफ है उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए, तो उससे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे और आपको ये भी पता रहेगा कि हमने क्लास से कितना सीखा और हमारे जिस तरह से पीडीएफ को रिवाइज़ करते टाइम जो कि आपका मॉक टेस्ट टाइप हो जाएगा उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, उसी तरह से आप एग्ज़ाम में कितना जा कर के कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, तो अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जा कर के सारी की सारी क्लासेस ज़रूर से ज़रूर देख लेनी है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट शॉप से कितनी वर्कशीट होती हैं। तो देखिए, हमसे पूछा है कि जो एमएस एक्सेल वर्कबुक 2007 थी तो डिफ़ॉल्ट रूप से ये शॉप नहीं होगा, ये होगा डिफ़ॉल्ट रूप से। डिफ़ॉल्ट रूप का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे हमने अपना एमएस एक्सेल जो 2007 वाला वर्जन है, जब आप उसको ओपन करोगे तो आपको कितनी वर्कशीट मिलेंगी, यानी कि जो पहले से ही रेडी होके होंगी, तो वो आपकी वर्कशीट कितनी होंगी, तो वो होती हैं आपकी 3। 2007 की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर 2007 वाले की बात की जा रही है। 2003 भी पूछ सकता है आपसे, 2010 भी पूछ सकता है। और देखिए 144 क्वेश्चन हम अपने एमएस एक्सेल से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बाकी के जो प्रैक्टिस सेट थे उसमें भी मैंने आपको एमएस एक्सेल एमएस वर्ड से क्वेश्चन कराए थे। और आज ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। 2 दिन आपकी क्लास नहीं हुई क्योंकि मैं कहीं बाहर गया हुआ था। तो आज ये आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है एमएस एक्सेल वाला। इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे एमएस वर्ड। और सारे के सारे यानी कि इसी तरह से चैप्टर को कवर करने के बाद 2 क्लास में आपको ऐसी कराऊंगा जिसमें कि हमारे प्रैक्टिस सेट से और बाकी के सारे ओवरऑल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक और शेयर क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 146। एमएस एक्सेल वर्कशीट में पॉइंटर को किसी सेल में बाएं दाएं या तो आप लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी अगर आप उसको ले जाते हो तो किस कुंजी का आपको प्रयोग करना होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या आप ESC की को प्रेस करोगे तब आपका पॉइंटर जो आपका एरो वाला निशान होता है तो वो आपका ऊपर ले जाना हो, नीचे ले जाना हो, लेफ़्ट राइट कहीं भी घुमाना हो तो उसके लिए रो कुंजी एरो की का यूज़ करोगे, शिफ्ट का या ऑल्ट की का। तो अब आपको बताना है कि आप किस की का यूज़ करोगे। तो देखिए, आपको पता होगा कि एरो की, ये रो नहीं है, ये है एरो की। एरो की कौन सी होती हैं? देखिए, आपने कीबोर्ड में नीचे की साइड देखा होगा जहाँ पर आपका स्पेस बटन होता है, इस तरह से आपकी 4 की होती हैं। तो इनका यूज़ हमको करना है। आपको एग्जाम्पल दिया है, इससे समझ भी आ गया होगा कि हम किस की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 147। बताना है दोस्तों, एमएस एक्सेल 2007 की कौन सी विशेषता का उपयोग सेल्स की एक श्रृंखला को शीघ्रता से प्रारूपिक करने या पूर्व निर्धारित तालिका शैली का चयन कर इस तालिका में बदलने के लिए किया जाता है। आपको आंसर देना है कि वो सॉर्ट एंड फिल्टर होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा, फॉर्मेट एज टेबल होगा या फॉर्मेट पेंटर होगा। तो फटाफट से अपना यहाँ पर आंसर टिक कीजिए कि हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है। तो देखिए, जितने भी बच्चों का यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन सी है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था कि प्रारूपिक करने यानी कि उसका रूप बदलने या जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट है सेल जो पहले से ही निर्धारित है उस सेल को चयन करने यानी सिलेक्ट करने के लिए या कुछ चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, तो कोई फॉर्मेट एज टेबल। तो किसका यूज़ करेंगे हम? फॉर्मेट एज टेबल का। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 148। बताना है कि जो एक्टिव सेल है
को वर्तमान रो पर, रो और कॉलम मैंने आपको बताए थे, तो एक सेक्रेटरी सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने, या आप इसको मूव बोल सकते हो कि मूव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पेज डाउन का प्रयोग करोगे, पेज अप होम या फिर कंट्रोल प्लस के होम का यूज़ आपको करना होगा। तो जितने बच्चों ने यहाँ पर होम ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है सभी का करेक्ट होगा कि अगर हम एक्टिव सेल को, जो हमारी वर्तमान रो है, उस पर अगर हम कॉलम को ले जाना चाहते हैं, मूव करते हैं, तो हम होम बटन का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है 149। MS एक्सेल सीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है। सेल एड्रेस की हमसे बात की गई है कि एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है, तो सेल के कॉलम और रो से मिलकर बना होता है, सिर्फ सेल के कॉलम या सिर्फ रो से बना होता है, या फिर वर्कशीट संख्या से बना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सेल और कॉलम, कॉलम हमारी होती हैं वर्टिकल लाइन और रो हमारी होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको बोलेंगे हम रो और ये होती है हमारी कॉलम। कॉलम को हम ABCD से डिनोट करते हैं और रो को हम 1 2 3 से डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई भी आपको गलती अपने एग्ज़ाम में नहीं करनी। अगला आ जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का फॉर्मूला नहीं है। 2007 की बात की गई है कि कौन सा इनमें से फॉर्मूला नहीं है। सम मैंने आपको बताया था कि सम क्या होता है, बताया था या नहीं बताया था, तो आप बोलोगे हमको बताया था। सम प्रोडक्ट होता है, सम IE होता है, लेकिन सम और ऐड ये दोनों एक साथ नहीं होते, तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या था कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी। अगला आ जाता है क्वेश्चन, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस कैटेगरी का फंक्शन नहीं पाया जाता। वित्तीय फाइनेंशियल फंक्शन नहीं पाया जाता MS एक्सेल में, लॉजिकल, साइंटिफिक या टेक्स्ट। तो आप अब बोलोगे कि इसमें हमारा साइंटिफिक फंक्शन नहीं पाया जाता। किसकी बात की जा रही है, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं पाया जाता, तो कौन सा फंक्शन नहीं पाया जाता, वैज्ञानिक। अगला आ जाता है क्वेश्चन, बताना है इसमें दोस्तों, MS एक्सेल मर्ज सेल्स विकल्प में उपलब्ध होता है। MS एक्सेल मर्ज सेल विकल्प में क्या उपलब्ध होता है, अलाइनमेंट, ग्रुप में पेज लेआउट उपलब्ध होता है, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के अलाइनमेंट टैब उपलब्ध होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार या अलाइनमेंट ग्रुप रिव्यू टैब। तो MS एक्सेल का जो मर्ज सेल, हमको सेल मर्ज करनी होती है, तो सेल मर्ज करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये आपसे पूछा है। आपको बताना है कि हमको करना होगा फॉर्मेट सेल पर जा कर के डायलॉग बॉक्स के अलाइनमेंट टैब पर आप क्लिक करोगे कि हमको वो अलाइनमेंट करना है उसका, तो अलाइनमेंट में से आप उसको मर्ज कर लोगे। मर्ज करने का मतलब दो सेल्स को एक बनाना, यानी कि दो सेल मर्ज करके एक सेल बना दी, तो वो हो गया हमारा मर्ज करना। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में किसी फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन के साथ संरक्षित किया जाता है, यानी कि हमसे सेव करने की बात बोल रहा है कि अगर हमको फाइल सेव करनी है MS एक्सेल 2007 में, तो जो हमारी फाइल सेव होगी वो किस नाम से सेव होगी। अब जैसे आप कोई न्यू फोल्डर बनाते हो अपने लैपटॉप में, तो उस पर लिख करके आता है जो आपका फाइल नेम होता है डिफ़ॉल्ट रूप से न्यू फोल्डर 1। अगर आप कोई दूसरा बनाओगे तो न्यू फोल्डर 2, तीसरा न्यू फोल्डर 3, इसी तरह से आगे चला जाता है। आप इसको रीनेम करके कुछ भी नाम दे सकते हो। इस तरह से MS एक्सेल का एक्सटेंशन बताना है। जैसे आप MS वर्ड का यूज़ करते हो तो .doc इस तरह से होता है। MS एक्सेल में किस नाम से फाइल सेव होगी, .xls, XLX या XLXS या XLSX। अब देखिए यहाँ पर पहले X आएगा या पहले S आएगा, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन डी ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे पहले X, उसके बाद L, फिर S और सबसे लास्ट में X। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, स्टार्टिंग में X और लास्ट में X और बीच में आप LS। ठीक है, इस तरह से आपको याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के फ़ॉन्ट टैब में कौन सा अंडरलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं है। ट्रिपल अंडरलाइन ऑप्शन आपका अवेलेबल नहीं है, कल लेखा, दोहरा लेखा या डबल। तो ये होगा दोस्तों
एकल, यानी कि अगर बात की जाए तो सिंगल। ये सिंगल हो गया, ये ट्रिपल हो गया, ये डबल हो गया और ये डबल लेग हो गया। तो 154 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपल, यानी कि आपके जो अंडरलाइन है वो ट्रिपल वाला आपका ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है 155। बताना है MS एक्सेल 2010 में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम हाइट आपसे पूछी है, किसी रो की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, तो आपको आंसर बताना है कि 255 पॉइंट्स हो सकती है, 100 पॉइंट्स, 409 या 128 पॉइंट। तो जितने बच्चों ने भी यहाँ आंसर टिक किया होगा ऑप्शन सी 409 पॉइंट। ध्यान से देख लीजिए, एक रो की पंक्ति आपसे पूछी है, ना कि कॉलम। कॉलम की भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसकी हाइट कितनी होती है। मैक्सिमम हाइट आपसे पूछी है तो आपको आंसर टिक करना होगा 409 पॉइंट्स। अगला है कि जूम इन के लिए शॉर्टकट की एक होता है दोस्तों जूम इन और एक होता है दोस्तों जूम आउट। तो जूम इन और जूम आउट के लिए शॉर्टकट की आपको दोनों की दोनों पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर आपको जूम इन बता दी और आपसे पूछ लिया जूम आउट, तो फिर आप बोलोगे आपको पता ही नहीं है। तो मैं आपको दोनों ही बताऊँगा यहाँ पर, लेकिन आपको ये नहीं करना कि सिर्फ क्वेश्चन देखा अगर आपको आंसर पता है आगे निकल गए। जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ, जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, वो भी आपको नोट करने हैं और ध्यान से सुनना है। सबसे पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस माउस व्हील डाउन। जो आपका माउस होता है उसके बीच में जो व्हील होता है तो वो ऊपर नीचे होता रहता है, उसको आप घुमाते हो। तो अगर आप उसको नीचे की तरफ डाउन अगर घुमाओगे तब आपका जूम इन होगा। कंट्रोल प्लस माउस व्हील अप जब ऊपर करोगे तो जूम इन होगा, या कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करोगे या कंट्रोल के साथ टैब यूज़ करोगे तो कब होगा आपका, तो आप बोलोगे जूम इन। यानी जूम इन होता है कि मैक्सिमम यानी बड़ा करना, ठीक है, और जूम आउट होता है उसको छोटा करना। और जब आप उसको बड़ा करना चाहते हो तो आप उसको ऊपर की तरफ घुमाओगे, और जब आप उसको जूम आउट करना चाहते हो तो आप उसको नीचे की तरफ घुमाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 157। बताना है MS एक्सेल फॉर्मूले का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको दिया है सम SQ 1 2 3 4, ये आपका फॉर्मूला है और ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए SQ का मतलब होता है दोस्तों स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर। तो आपसे बोला है यहाँ पर 1 का स्क्वायर और स्टार्टिंग में बोला है आपसे सम, यानी कि स्क्वायर करके उसको ऐड करना है। सम होता है जोड़ना, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और फिर 4 का वर्ग। आपको इस तरह से इनका वर्ग करके इनको ऐड कर लेना है। तो 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16, 16 9 25 और 5 30। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने बच्चों ने भी यहाँ पर ऑप्शन सी टिक किया होगा सभी का आंसर करेक्ट होगा। और मैंने ये इस तरह के फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आपको बहुत सारे करा दिए हैं, बस आपको देख लेने हैं। प्रीवियस जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे देख लेने हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में छोड़ करके नहीं आओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 158। 158 बताना है MS एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है। अगर MS एक्सेल वर्कशीट में आपको कोई कंटेंट जो भी आपकी एंट्री है उसको एडिट करना है तो आप क्या करोगे, सेल का चयन करोगे और एंटर की प्रेस करोगे। सेल पर राइट क्लिक करोगे या सेल पर डबल क्लिक करना लेफ़्ट, यानी कि लेफ़्ट वाला जो बटन होता है आपका माउस वाला, तो आप उस सेल पर डबल क्लिक करोगे लेफ़्ट क्लिक से, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। आप उस पर डबल क्लिक कीजिए, जो भी आपको एडिट करना है उसमें आप लिख दीजिए, आपकी सेल एडिट हो जाएगी। सेल पर एक बार टैप करने से सेल आपकी सिलेक्ट होगी, ना कि वो, यानी कि जैसे मान लीजिए A1 सेल है आपकी, आपने इस पर क्लिक किया तो ये आपकी एक्टिव हो जाएगी, यानी कि इसमें आप काम कर सकते हो, तो वो आपकी सिलेक्ट हो गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। बताना है MS एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल एड्रेस दर्शाता है। आपने कोई सेल सिलेक्ट की हुई है तो जो आपकी करंट एक्टिव सेल है तो सेल एड्रेस दर्शाएगा रो हेडिंग, कॉलम हेडिंग, नेम बॉक्स या फिर फॉर्मूला बार। तो आपको पता होगा कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेम बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 160।
MS एक्सेल में एक्सेल से डाटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यानी हमको डेटा कट करना है तो किस शॉर्टकट की के द्वारा हम डेटा को कट करेंगे। Ctrl+H, Ctrl+2, Ctrl+C या Ctrl+K/U। तो आप बोलोगे Ctrl+H ना कि Ctrl+K/C। अब C4 कट इस तरह से आपको आंसर नहीं करना है। Ctrl+H हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों का होगा सभी का यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। बताना है कि किस फंक्शन से MS एक्सेल में वर्तमान डेट जो आपकी आज की करंट डेट है और टाइम दिखाता है। तो आप नाउ से, डेट वैल्यू से, टाइम से या फिर डेट से, आप किससे उसको देखोगे। तो आप बोलोगे कि नाउ। नाउ क्या होगा दोस्तों हमारा, जब आप नाउ पे क्लिक करोगे तो आज की डेट और अब जो टाइम हो रहा है वो आपको दिखा देगा। नाउ मतलब अब क्या समय है और क्या आपकी तारीख है, दोनों आपको दिखा देगा। अगर आपको देखिए मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। अगर आपको टाइम सही करना है, अगर टाइम गलत चल रहा है आपको टाइम ठीक करना है, तब आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे। डेट आपको सही करनी है तब क्या करोगे, और डेट और टाइम आपको दोनों के दोनों करने हैं तब आप क्या करोगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। आपको दिया है 32/24/2। तो मैंने आपको बोला था सबसे पहले आप सॉल्व करोगे 24/2, तो ये हो जाएगा 12। तो आपका ये था 32 के नीचे, और जब आप 32/12 को सॉल्व करोगे तो वही आपका आंसर होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉरी मैंने भी गलत कर दिया दोस्तों। देखिए इस तरह से होता है मैथ में, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मैंने आपको बताया था जब भी आप कंप्यूटर में अगर कोई आपका क्वेश्चन आता है तो अगर डिवाइड का क्वेश्चन है तो आपको लेफ़्ट साइड से सॉल्व करना होगा, और या जैसे आप मैथ में अगर इसको सॉल्व करोगे सेम क्वेश्चन को तो आप इसको राइट साइड से सॉल्व करोगे। जैसे मैंने गलती कर दी वैसे आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी है। आपको सबसे पहले सॉल्व करना होगा 32/24, उसके बाद आपको 2 से इसको डिवाइड करना होगा। तो जब आप 32/24 को अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 8/6, और आप इसको काट सकते हो 4/3। और जब आप ये हो गया आपका 4/3/2, तो अब आप इसको क्या सॉल्व करोगे। तो देखिए इसकी यहाँ पर आप इसको अगर डिवाइड करना चाहते हो तो 1.11 करके आएगा, सॉरी 3 करके इस तरह से आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका जो भी आएगा आंसर, लेकिन ये आपका पूरा सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में आप देखिए दोस्तों इसका आंसर कर दोगे D 1। जब आपका पूरा सॉल्व नहीं होता है, यहाँ पर पॉइंटों में आपकी वैल्यू आएगी, तब आप इसका आंसर दोगे 1 ना कि 0। लेकिन आपको करना यही है, सॉल्व आपको इस साइड से करना होगा। सबसे पहले 32/24 को, फिर आप उसको 2 से डिवाइड करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा आपके आंसर आ जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको इसी समझाने के मतलब उद्देश्य ये था समझाने का कि अगर आपकी वैल्यू डिवाइड नहीं होती है फिर आप लोग इसमें क्या करोगे, तो आपको आंसर देना होगा 1। अगला है हमारा क्वेश्चन 163। बताना है दोस्तों MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। W शीट 1 होगा, सिर्फ वर्कशीट होगा, WS1 या शीट 1। MS एक्सेल की बात की जा रही है। देखिए डिफ़ॉल्ट नेम की बात की जा रही थी, और पीछे हमने देखा था एक्सटेंशन। हमने क्या देखा था, जो हमारा था XLSX इस तरह से था, तो ये हमारा एक्सटेंशन था .XLSX। और हमसे पूछा है डिफ़ॉल्ट नेम। अगर जैसे मैंने आपको बताया था न्यू फोल्डर करके आता है तो ये हो गया आपका नेम। अगर आप कोई फ़ोटो सेव करते हो तो उसमें लिख के आता है .jpg, तो इस तरह से लिख के आता है, तो ये एक्सटेंशन हो गया, ये आपका नेम हो गया। तो नेम आपको बताना है कि हमारा डिफ़ॉल्ट रूप से नेम यहाँ पर क्या होगा। तो आप बोलोगे शीट 1। अगर इससे आगे कोई शीट सेव करोगे तो उसका आएगा शीट 2, शीट 3, इसी तरह से आपकी चेन चल जाएगी। अगला है MS एक्सेल वर्कशीट में B5 को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की प्रेस की
प्रेस करने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे। अब देखिए ये हमारी सेल्स हैं, ये हमारे हो गई कॉलम, मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये हो गई हमारी रो, इस तरह से ये हो जाएगी A, ये हो जाएगी B, ये 1 2 3 4 5 इसी तरह से। तो हमने इसको सिलेक्ट किया 5 वाली को, और इसी तरह से हम अगली सेल सिलेक्ट करेंगे तो हमसे बोला है G9। तो इस तरह से ABCDEFG जब जाएगी G से लेकर के, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये 5 है और इसके नीचे 4 और 9, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारी कितनी सेल सिलेक्ट हो जाएंगी, ये हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो आप बोलोगे देखिए ये हो जाएंगी आपकी 30 सेल सेलेक्ट। आप इनको काउंट करोगे यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 इधर हो जाएंगी आपकी, और फिर नीचे आपकी इसी तरह से हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये कितनी हो जाएंगी आपकी दोस्तों, ये हो जाएंगे कुल मिलाकर के आपकी 30 सेल। आप इनको काउंट भी कर सकते हो, या आप इनको इस तरह से भी कर सकते हो। B से B का होता है आपका 2 और G का होता है आपका, ये होता है 6, सॉरी 6 नहीं, ये होता है आपका 7। तो B का हो गया आपका 2 और G का हो गया आपका 7। तो यहाँ हमारा 2 से लेकर के 7 और 5 से लेकर के 9, यानी 5 से 9 तक। तो ये कितनी हो गई आपकी, आप इनको अगर काउंट कीजिएगा तो देखिए 2 से ही काउंट करोगे और 7 तक करोगे तो ये हो जाएंगी आपकी 8 सेल हो जाएंगी, और यहाँ पर 5 से 9 तक करोगे तो ये आपकी 5 सेल हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इनको काउंट भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 165। MS एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में दिखाई देता है। तो बताना है कि आपका MS एक्सेल जूम विकल्प कहाँ पर दिखाई देगा, कि अगर आपको देखना है कि हमारा जूम ऑप्शन कहाँ आएगा तो आप उसको कैसे देखोगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो वो आपका जूम बटन आपका फॉर्मूला बार में दिखाई देगा, टाइटल बार, स्टेटस बार या हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। तो आपका राइट आंसर होगा स्टेटस बार, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 166। बताना है MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। आपका फॉर्मूला है even 3 odd 8, इनको आपको ऐड करना है। तो फटाफट से अपना आंसर कीजिए कि हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए इवन होता है हमारी सम संख्या, ओड होती है हमारी विषम संख्या। अब देखिए 3 हमारा सम संख्या नहीं है तो 3 की जगह हमको लेना है 4, और ओड हमारा 8 नहीं है तो हमको लेना है 9। अब जब 9 और 4 बीच में हमारा प्लस है, जब आप इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 13। ऑप्शन C ही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए क्वेश्चन होता आपका even 4, ओड हो जाता आपका, या मान लीजिए ओड हो जाता आपका 6 मान लीजिए, इस तरह से। तो हमारा even 4 है तो हम इसकी वैल्यू 4 ही ले लेते, और अगर हमारा ओड यहाँ पर 9 दिया होता और इवन बदल देता तो देखिए हमारा ओड 9 था, बिल्कुल सही था, तो हम उसकी सेम वैल्यू ले लेते। और हमारा अगर गलत दिया जाता है, फॉल्स वैल्यू है, यानी ओड 8 नहीं है, फॉल्स वैल्यू है, तो हम उसको आगे बढ़ा करके उसकी अगली संख्या ले लेंगे। आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। अगला है हमारा कौन सा फीचर है या किस फीचर का उपयोग करके टेक्स्ट रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारा H2O इस तरह से लिखते हैं, या मान लीजिए x² इस तरह से लिखते हैं। तो अब इनको क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछा है कि संख्याएं लिखने के लिए क्या करोगे। सब स्क्रिप्ट करोगे, स्ट्राइक थ्रू करोगे, फॉर्मल पेंट करोगे, या सुपर स्क्रिप्ट करोगे। तो देखिए हमसे पूछा है ठीक नीचे, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका नीचे होता है उसको बोलते हैं हम दोस्तों सब स्क्रिप्ट, और जो हमारा ऊपर होता है जैसे स्क्वायर वगैरह होते हैं इसको बोलते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट। तो हमसे नीचे वाला पूछा गया है तो ये हो जाएगा हमारा सब स्क्रिप्ट। 167 का A। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बता के चल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर नीचे बोला गया है तो आपसे ऊपर का ही पूछ सकता है, फिर आप बोलोगे हमें तो नीचे का पता था, ऊपर का नहीं पता था। तो आपको दोनों ही बता दिए, यानी कि बोथ की आपकी नॉलेज हो गई। अब सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट में से जो भी आपसे पूछेगा आप बता दोगे। इससे तीसरा का कोई भी ऑप्शन नहीं बनेगा, या तीसरे टाइप का कोई भी क्वेश्चन इस तरह के प्रश्न से नहीं बनेगा।
अगला है हमारा क्वेश्चन 168। बताना है दोस्तों MS एक्सेल वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होगा। सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, पंक्ति है हमारी 7 और स्तंभ है हमारा 10। तो देखिए कॉलम हो गया हमारा 10वां और रो हो गई हमारी 7वीं। अब देखिए मैंने इनको उल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए जो हमारे कॉलम होते हैं उनको हम पहले डिनोट करते हैं। जैसे हमारा पहला कॉलम है A और पंक्ति है 1, तो हम इसको बोलेंगे A1। और हमको देखिए यहाँ पर उल्टा दिया गया था, तो आप कहीं ऐसा ना कर दो कि A10 बोल दो या इस तरह से कुछ। जैसे यहाँ पर 10 दिया गया है और यहाँ पर 7, तो आप पहले 7 वाले को रख लो, ABCD से रख लो, जो भी आपका 7 पर आता है तो आप उस तरह से 7 पर G आता है, आप इसको G10 कर दोगे। अगर आपने G10 कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में भी है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को गलत कर दो, इसलिए एग्जामिनर उसको थोड़ा घुमा फिरा करके पूछता है। अब देखिए हमसे बोला गया है, यहाँ पर अपने क्वेश्चन पर चलते हैं वापस। बोला है हमारा जो कॉलम है हमारा स्तंभ है 10वां। अब आपको देखना है कि 10 पर क्या आता है। तो 10 पर आपको पता है J, रीजनिंग में पढ़ा होगा आपने EJOTY। 5 पर E है और 10 पर आपका J है। 5, 10, 15 इस तरह से रीजनिंग में होता है, तो वही आपका यहाँ पर काम करेगा फॉर्मूला। और रो है हमारी 7वीं। तो देखिए हम कॉलम को पहले डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका J7, आपका ऑप्शन नंबर B। देखिए यहाँ पर भी उल्टा दिया है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो J7 होगा, ना कि 7J। तो हमारा ऑप्शन B बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है 169 क्वेश्चन। बताना है वर्कशीट सेल के अंदर नई लाइन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। कोई न्यू लाइन आपको बनानी है, तो आप किसका उपयोग करके न्यू लाइन बनाओगे। एंटर का यूज़ करोगे, कंट्रोल प्लस एंटर, डाउन एरो या ऑल्ट प्लस के एंटर। आप बोलोगे कि हम यूज़ करेंगे ऑल्ट प्लस के एंटर का। किस लिए? नई लाइन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 170। बताना है आपको नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी। नई वर्कशीट आपको इंसर्ट करनी है, नई वर्कशीट बनानी है, तो किस शॉर्टकट की से आप नई वर्कशीट बनाओगे। शिफ्ट प्लस के F11, 12, 13, 14। F11, F1, F2 ये होती हैं आपकी फंक्शन की। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि आपके टोटल फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है, हमारी फंक्शन की कितनी होती है। ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपके कीबोर्ड में भी होंगी फंक्शन की, वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमारे कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों नई वर्कशीट के लिए पूछा है, नई वर्कशीट हमको बनानी है, तो आप किसका यूज़ करोगे। तो शिफ्ट प्लस के F11 का आप यहाँ पर यूज करोगे। अगला है MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। बोला है फ्लोर प्लस के सीलिंग। अब आपको फ्लोर और सीलिंग आपसे पूछा है, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। फ्लोर और सीलिंग मैंने आपको बहुत बार बताया है कि फ्लोर और सीलिंग आपको कैसे करनी है। तो यहाँ पर आप मुझको आंसर दीजिए कि यहाँ पर हमारा फ्लोर और सीलिंग का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आज मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, और कितने बच्चों को पता है कि सीलिंग और फ्लोर ये वाला क्वेश्चन कैसे होता है। क्योंकि मैंने 3 से 4 बार ये आपको क्वेश्चन करा दिया है और हर बार आपको समझा के कराया है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे हमारे साथ ऐसे हैं जो वाकई में तैयारी कर रहे हो और डेली कंटिन्यूटी के साथ अपनी क्लास को लेते हैं। जितने बच्चे ऐसे होंगे वही यहाँ पर आंसर देंगे, और बाकी के तो इसको छोड़ के भाग ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 172। बताना है कि सिलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में यानी कि सेंटर में लाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आपको आंसर देना है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। आप बोलोगे मर्ज एंड के सेंटर, मर्ज करेंगे और उसको सेंटर करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है 173। बताना है कि निम्न फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। ये आपके फैक्ट 0, फैक्ट 3, फैक्ट 5, तो ये आपके होते हैं दोस्तों फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है। 0 फैक्टोरियल ये जो होता है एक्सक्लेमेटरी साइन प्लस के 3 फैक्टोरियल प्लस के 5 फैक्टोरियल।
इस तरह के सारे मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। तो देखिए जीरो फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, तो जीरो फैक्टोरियल का मतलब हमारा यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, ये कुछ नहीं होगा। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 × 2 प्लस के 5 का हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2। 3 दूनी 6 हो जाएंगे और 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 126। और जो हमारा जीरो फैक्टोरियल होता है इसका मान होता है 1। अब देखिए मैंने इसलिए स्टार्टिंग में नहीं बताया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कितने बच्चे यहाँ पर 126 आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 127 और ऑप्शन बी वाले जितने ही बच्चे होंगे सभी का करेक्ट होगा। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने इसको छोड़ा तो सारे बच्चों ने छोड़ दिया होगा और आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। इस तरह की आपको गलती नहीं करनी है, डेली क्लास आपको लेनी है। और ये हमारे टोटल हो गए हमारे 173 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन मैंने रिपीट भी कराए हैं क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि इसका आंसर ये नहीं होगा ये होगा। तो वो जो मैं बता रहा हूँ वो सारे आपके ऑप्शन जो हैं जो आंसर हैं वो सही है। किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे के सारे मैं आपको समझा के कराता हूँ। तो आज हमने हमारे MS एक्सेल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो। आपके लाइक और डिसलाइक से हमें ये पता चलता है कि आपको कितनी पसंद आए क्वेश्चन और आपको कितनी पसंद नहीं आए। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है जो मैंने आज आपको होमवर्क दिया है। और देखिए सबसे ज़रूरी बात, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।